हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं? वेरी गुड। बच्चों, आज हम लोगों का इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर का 7th पीरियड है। आज का टॉपिक जो हम लोगों का है दैट इज द पावर। हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस कल पढ़े थे, पावर पढ़ेंगे, फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात करेंगे। तीनों टॉपिक कंप्लीट होने के बाद एक सेशन हम लोगों का इन तीनों से रिलेटेड न्यूमेरिकल का होगा। तो बच्चों, पावर की जो मैं बात करने जा रहा हूं, आप अपने पिछली क्लास में 9th क्लास के अंदर वर्क, एनर्जी एंड पावर पढ़ कर आए हैं। कुछ डिफाइन, कुछ उसके कॉमन यूनिट, एसआई यूनिट, सब कुछ सेम है। वही पढ़ना, रिकॉल करें अगर आप तो व्हाट इज पावर? एबिलिटी टू डू वर्क डन इन 1 सेकंड, वर्क डन इन 1 सेकंड, या एनर्जी सप्लाइड इन 1 सेकंड। बच्चों, जो भी काम 1 सेकंड में होता है उसके लिए एक वर्ड यूज कर सकते हैं, रेट। तो रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क का मतलब हो गया वर्क डन इन 1 सेकंड। तो सबसे अच्छी डिफाइन है रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। रेट में ऑलरेडी 1 सेकंड छुपा हुआ है, हिडन है। रेट से मतलब ये हो गया इन 1 सेकंड, वर्क डन इन 1 सेकंड इज कॉल्ड पावर। बच्चों, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं वर्क डन इन 1 सेकंड, वर्क डन इन 1 सेकंड। दोनों का मीनिंग एक ही है। यही एक और बात क्लियर कर दूं, कहते हैं वर्क उतना ही होता है जितना हम एनर्जी सप्लाई करते हैं। यानी वर्क और एनर्जी सेम थिंग हो गई। इसका मतलब हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं रेट ऑफ सप्लाइंग एनर्जी इज कॉल्ड पावर, और रेट ऑफ सप्लाइंग एनर्जी, या फिर ये कह लो एनर्जी सप्लाइड इन 1 सेकंड, एनर्जी सप्लाइंग इन 1 सेकंड। ये भी सही है। तो चारों डिफाइन में से कोई भी डिफाइन हम यूज कर सकते हैं। यानी 1 सेकंड में सप्लाई की गई एनर्जी ही कहलाएगी पावर। अगर हम लोग इसका पावर का फार्मूला देखें, पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। अगर मान लीजिए वर्क हो रहा है 50 जूल, वर्क हो रहा है 5 सेकंड में, तो पावर कितनी हो गई? 5 से डिवाइड कर दो, 10 जूल पर सेकंड। कितना हुआ? 10 जूल पर सेकंड। ये पावर आ गया। इसको थोड़ा और आगे मैं इलैबोरेट करता हूं, यहां से हटाता हूं इसको। बच्चों, जो हम लोगों ने फार्मूला लिखा, पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। मैंने एक एग्जांपल के लिए कहा आपको कि सपोज करो वी हैव डन 50 जूल वर्क इन 5 सेकंड, देन पावर इज सेड टू बी 10 जूल पर सेकंड, 1 सेकंड। यानी इससे काट दो इसको, 5 सेकंड, ये 5 सेकंड है, 5 सेकंड, तो कितना आ जाएगा आंसर? 10।
वर्क डन 10 जूल इन 1 सेकंड। तो जूल पर सेकंड ये जो देख रहे हैं, जूल पर सेकंड इज द कॉमन यूनिट ऑफ पावर। वर्क डन की जगह आप एनर्जी सप्लाइड भी ले सकते हो। वर्क डन की जगह क्या ले सकते हो? एनर्जी सप्लाइड। तो बच्चों ये सारा काम जो है आपको बता दें, जेम्स वॉट थे। जेम्स वॉट साइंटिस्ट ने ये सारे काम को पावर से रिलेटेड जितने मैटर थे, स्टीम इंजन पहली बार वर्ल्ड में उन्होंने बनाया था। उसी स्टीम इंजन की पावर के नाम से उन्होंने पावर को यूनिट दिया गया उनके सरनेम से, वाट। तो जो जूल पर सेकंड है इसको रिप्लेस करके क्या नाम दिया गया? वाट। किसके रिगार्ड में? जेम्स वॉट के रिगार्ड में। क्योंकि सारा स्टडी वॉट के पावर के बारे में सबसे पहली बार किसने किया था? जेम्स वॉट ने। उनके रिगार्ड में जूल पर सेकंड इज रिप्लेस्ड बाय द वाट। तो वाट इज SI यूनिट ऑफ पावर। इसको हम W से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जूल पर सेकंड इज द कॉमन यूनिट ऑफ पावर, वाट इज SI यूनिट ऑफ पावर। बच्चों 1 वाट पावर कब कहलाएगा? एग्जाम में आता है व्हाट इज SI यूनिट ऑफ पावर एंड डिफाइन इट। तो SI यूनिट तो पावर की क्या लिख दोगे? वाट। डिफाइन में अब देखते हैं डिफाइन। देखिए जरा, 1 वाट पावर कब कहलाएगा? इफ 1 जूल एनर्जी इज सप्लाइड इन 1 सेकंड देन पावर इज सेड टू बी 1 वाट। अगर 1 जूल एनर्जी सप्लाई हो रही है 1 सेकंड में, तो पावर कितनी कहलाएगी? 1 वाट। इसी को शब्दों में लिख दो। इफ 1 जूल एनर्जी इज supplied in 1 second, then power is said to be 1 watt। या जस्ट वाट भी कह सकते हो। ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ये पावर के SI यूनिट की डिफाइन है। If 1 joule energy is supplied in 1 second, then power is said to be 1 watt। तो बच्चों ये एक तो ये फार्मूला हो गया, ये कॉमन यूनिट हो गई, और ये SI यूनिट हो गया, और ये SI यूनिट की डिफाइन हो गई। अब बात करते हैं हम लोग कि पावर की और कौन कौन सी यूनिट है। पावर की यूनिट है हॉर्स पावर। हॉर्स पावर, दिस इज ऑल्सो यूनिट ऑफ हॉर्स पावर। इट इज डिनोटेड बाय HP। इन शॉर्ट में क्या कहेंगे? HP। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट। ये याद रखना, एग्जाम में कई बार 1 नंबर का पूछा गया है। हॉर्स पावर भी किसकी यूनिट है? पावर की। 1 हॉर्स पावर में 746 वाट होता है। बच्चों 1 किलो वाट अगर ले लेते हैं तो 1000 वाट, और अगर 1 मेगावाट ले लेते हैं तो 10 की पावर 6 वाट। ये हो गई पावर की और बड़ी यूनिट्स हो गई। यहीं पे एक बात करें हम लोग कि व्हाट इज एवरेज पावर। ये भी आ गया कई बार हमारे एनसीईआरटी के बुक में, जरा सा जिक्र है। एवरेज पावर सिंपल, टोटल वर्क डन। टोटल वर्क डन
डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन इज कॉल्ड एवरेज पावर। यानी टोटल वर्क डन डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन इज कॉल्ड एवरेज पावर। जैसे मान लो कोई काम टुकड़ों टुकड़ों में हो रहा है, 5 सेकंड में 10 जूल, अगले फिर 10 सेकंड में 5 जूल, अगले फिर 2 सेकंड में 20 जूल, तो सारे वर्क को प्लस कर दो, सारे टाइम को प्लस कर दो, वर्क को डिवाइड कर दो, तो दैट इज द एवरेज पावर। बच्चों यहां पे एक बात मैं खास बताऊं, अभी तक तो ये 9th क्लास में आपने पढ़ा इतना सारा, ये 9th का ही पढ़ा है मैंने, अभी 10th का नहीं पढ़ा। 10th में हमको नॉर्मल पावर नहीं पढ़ना है, इलेक्ट्रिकल पावर पढ़ना है। इलेक्ट्रिकल पावर के लिए आपको न्यूमेरिकल में वर्क डन नहीं दिया रहेगा, एनर्जी सप्लाई नहीं दिया रहेगा। इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तो पोटेंशियल डिफरेंस है, रेजिस्टेंस है, करंट है, ये दिए रहेंगे। इनकी वजह से कैसे पावर आप निकालेंगे, देखो जरा। इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी इलेक्ट्रिसिटी में क्या क्या दिया है, करंट आई, पोटेंशियल डिफरेंस V, रेजिस्टेंस R। अब इनकी मदद से पावर आपको निकालना है, समझ रहे हैं? तब इसके लिए अपन फार्मूला डिराइव करना पड़ेगा। देखें फार्मूला कैसे करेंगे डिराइव। आपको बच्चों पता है कि पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। जरा पीछे का आप मेमोरी में ले आओ अपने, कि जो आपने पीछे पढ़ा था, कौन से फार्मूले में पोटेंशियल डिफरेंस है, करंट है, ओम्स लॉ है, किसमें W आया था, वर्क किसमें आया था, पोटेंशियल डिफरेंस में। वेरी गुड। अपन ने पढ़ा था V इज इक्वल टू W अपॉन Q, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम, वर्क डन अपॉन चार्ज। यानी V इज इक्वल टू W अपॉन Q, ये पढ़ा था हमने। तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V इंटू Q। देखिए तो अपन W की जगह क्या लिख सकते हैं, V इंटू Q, ये यहां दे सकते हैं हम लोग। ये हो जाएगा P इज इक्वल टू V Q अपॉन T। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी I इज इक्वल टू हम लोगों ने पढ़ा था Q बाई T, तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, IT। देखिए तो हम Q की जगह क्या लिख सकते हैं, IT। ये जगह P इज इक्वल टू V इंटू I इंटू T अपॉन T, ये T से T कैंसल, बचा क्या, P इज इक्वल टू V इंटू I। देखिए ये फार्मूला आ गया हमारे पास। अगर एक न्यूमेरिकल में पोटेंशियल डिफरेंस दिया है, करंट दिया है और आपसे पावर पूछा है, तो आप V और I का मल्टीप्लाई कर दीजिए, पावर आ जाएगा। बहुत सिंपल है। देखो मैंने व्यवस्थित समझा दिया आपको कैसे ये फार्मूला डिराइव हुआ है। एग्जाम आ सकता है, डिराइव फार्मूला P इज इक्वल टू V इंटू I, P इज इक्वल टू W अपॉन T और V इज इक्वल टू W अपॉन Q होता ही है। तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, VQ, इसको यहां भेज दो VQ, और VQ W की जगह रख सकते हो, तो VQ रख दिया W की जगह। फिर Q की वैल्यू देखो, I इज इक्वल टू Q बाई T, T को यहां भेज दो, तो Q इज इक्वल टू IT, Q की जगह क्या रख दिया हमने, IT, तो IT, और ये T से नीचे वाले T से ऊपर वाला T कैंसिल, बचा क्या, V इंटू I, पावर इज इक्वल टू V इंटू I। एक फार्मूला ये हो गया। अब देखिए इन दोनों का तो यूज हो गया, लेकिन अगर V R आ जाए या I R आ जाए, तब कैसे निकालेंगे। तब उसका एक सिंपल फार्मूला देखिए, P इज इक्वल टू V इंटू I तो है, ओम्स लॉ से ओम्स लॉ से V इज इक्वल टू क्या होता है, IR। तो क्या मैं यहां पे V की जगह IR रख सकता हूं, ये V की जगह आप IR रख दीजिए। तो P इज इक्वल टू I R इंटू I, यानी P इज इक्वल टू
आई स्क्वायर आर। एक फार्मूला ये हो गया। अगर करंट दिया है, रेजिस्टेंस दिया है, तो आप ये फार्मूला लगा के न्यूमेरिकल निकाल सकते हो। ओके, अब देखें V और R दिया हो तब कैसे निकालेंगे? सेम ऐसे निकाल लीजिए। फिर से वही P इज इक्वल टू V इंटू आई, और ओम्स लॉ से I इज इक्वल टू क्या होता है? V अपान R। ओम्स लॉ से I इज इक्वल टू क्या होता है? V अपान R। तो I की जगह मैं V अपान R ले सकता हूं। तो ये हो जाएगा P इज इक्वल टू V इंटू V अपान R। तो ये हो गया P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपान R। V स्क्वायर अपान R, या इसको आगे यहां लिख सकते हैं V स्क्वायर अपान R। तो ये क्या हो गया? पावर इज इक्वल टू V स्क्वायर अपान R। एक फार्मूला ये हो गया। यहां लिख देता हूं मैं P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपान R, थर्ड फार्मूला। तो बच्चों ये तीन फार्मूले आपको हो गए। तो एक तो ये P इज इक्वल टू V इंटू आई, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर अपान आई स्क्वायर आर, और P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपान आर, P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपान आर। यानी ये तीनों फार्मूले, पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस दिया हो ये लगा लो, पावर, करंट और रेजिस्टेंस दिया हो तो ये लगा लो, V और I दिया हो तो ये न्यूमेरिकल आपके पावर के आ जाएंगे। बच्चों इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल हम लोग कल के सेशन में इन सारों से रिलेटेड न्यूमेरिकल एक एक दो दो करेंगे। आज हम लोग थ्योरी पार्ट एक बार कंप्लीट कर लें। तो पावर के ये तीन फार्मूले आपको याद रखने हैं। क्लियर? अब थोड़ा मैं बात करने जा रहा हूं इलेक्ट्रिकल पावर का टॉपिक ये कंप्लीट हुआ आपका। इलेक्ट्रिकल पावर की बात कर रहे हैं। देखें, पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम टेकन, या वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। और एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखो इसको यहां भेज दो, E इज इक्वल टू P इंटू टी, पावर इंटू टाइम, पावर इंटू टाइम। एनर्जी सप्लाइड इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम। बस यहां ध्यान रखना है, पावर अगर आप वाट में लेते हैं तो टाइम किस में लेंगे? सेकंड में। इफ पावर इज इन वाट, पावर मस्ट बी इन सेकंड। इससे क्या होगा? जो एनर्जी आएगी आपकी जूल में आ जाएगी। एनर्जी किस में आ जाएगी? जूल में। जैसे कि एग्जांपल देता हूं मैं, पावर मान लीजिए 60 वाट है, 60 वाट इंटू टाइम लग रहा मान लीजिए 3 सेकंड। तो पावर वाट का मतलब क्या हुआ? 60 जूल पर सेकंड इंटू 3। ये सेकंड से सेकंड कैंसिल, तो आ गया 180 जूल। एनर्जी कितनी आ गई? 180 जूल। अगर आपका 60 वाट का बल्ब 3 सेकंड तक चलता है तो जो एनर्जी यूज हो रही है वो कितनी हो रही है? 180 जूल। क्लियर? तो एनर्जी की जो एसआई यूनिट है दैट इज द जूल। एनर्जी की एसआई यूनिट क्या है? जूल। तो एनर्जी की कॉमर्शियल यूनिट जो हमारे बिजली विभाग वाले यूज करते हैं वो कौन सी यूनिट है? देखो, दैट इज अ किलो वाट आवर। आपके घर में जो मीटर लगा हुआ आप देखना ध्यान से, उस पे लिखता है KWH मीटर। यानी वो मीटर जो है एनर्जी को मेजर कर रहा है किलो वाट आवर में। देखिए, अगर मैं पावर को किलो वाट में लेता हूं
और टाइम को आवर में लेता हूं, देखिए इफ पावर इज इन किलोवाट पावर, इफ पावर इज इन किलोवाट, ये यहां गलत लिखा मैंने बच्चों, टाइम होना चाहिए। देखिए इफ पावर इज इन वॉट, टाइम मस्ट बी इन सेकंड। इफ पावर इज इन किलोवाट, टाइम मस्ट बी इन आवर, तब टाइम आवर में होना चाहिए। देखिए दोनों बातें, यानी अगर पावर में किलोवाट में लेता हूं, मान लो 2 किलोवाट का हमारा रूम हीटर है, हम डेली 2 घंटे चलाते हैं, 2 आवर, ठीक। तो एनर्जी कितनी आ गई, 2 इंटू 2 4 kWh। ये जो 2 किलोवाट आवर इज द कॉमर्शियल यूनिट। kWh किलोवाट आवर इज कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। किलोवाट आवर जो है कॉमर्शियल यूनिट है एनर्जी की। इसकी डिफाइन क्या लिखोगे वो देखो, थोड़ा दिखाता हूं। ये बात ध्यान रखना बच्चों, पावर अगर वाट में रहे तो टाइम किस में लेना, सेकंड में। पावर अगर किलोवाट में रहे तो टाइम किस में लेना है आपको, आवर में। तो जो एनर्जी आएगी ये इसमें जब एनर्जी जो आएगी वो जूल में आएगी, इस वाले केस में एनर्जी जो आएगी किलोवाट आवर में आएगी। इसमें आएगी किलोवाट आवर में। क्लियर? तो जूल इज द एसआई यूनिट, किलोवाट आवर इज द कॉमर्शियल यूनिट। अब यहां 2 डेफिनेशन बच गई हमारी। देखिए डेफिनेशन कौन सी, कि किलोवाट आवर यानी डिफाइन, एग्जाम आया व्हाट इज कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, डिफाइन इट। देखिए डिफाइन इट में क्या करना, बहुत सिंपल, 1 किलोवाट आवर को डिफाइन कर दिया। यानी ये कितनी एनर्जी है, ये एनर्जी है अगर हम लोग 1 किलोवाट पावर को यूज करें 1 आवर, तब जो एनर्जी यूज होगी, एनर्जी सप्लाइड in 1 hour to 1 kilowatt power, या एनर्जी कंज्यूम्ड इन 1 hour by 1 kilowatt power is called 1 kilowatt hour। बच्चों ये डिफाइन हो जाएगी, डिफाइन कमर्शियल यूनिट ऑफ पावर। क्या लिखेंगे, एनर्जी कंज्यूम्ड बाय 1 किलोवाट पावर, जो डिवाइस उसकी पावर कितनी है 1 किलोवाट पावर इन 1 आवर इज कॉल्ड 1 किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर एनर्जी कितनी, 1 किलोवाट आवर एनर्जी कर दो। डिफाइन कमर्शियल यूनिट ऑफ पावर, ये क्वेश्चन है। कमर्शियल यूनिट जो पावर की है उसकी डिफाइन क्या हो जाएगी, एनर्जी कंज्यूम्ड बाय 1 किलोवाट पावर इन 1 आवर। 1 घंटे में 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट का पावर का कोई डिवाइस है, जितनी एनर्जी वो यूज करेगी दैट एनर्जी इज 1 किलोवाट आवर। मान लो आपके घर में एक रूम हीटर है, 1 किलोवाट का है, और देखो ये अच्छी बात है, आप कहते हैं कि मम्मी कहती है अरे हमारा बिल बहुत ज्यादा आ रहा है, बिल बहुत ज्यादा आ रहा है, आपको चेक करना है मीटर सही या गलत है।
क्या करो, सारे स्विच ऑफ कर दो। एक रूम हीटर लाओ 1 किलोवाट का, आप उसको पावर प्लग में लगा करके घड़ी देख लो 1 घंटे और मीटर की रीडिंग ले लो और 1 घंटे के लिए चला दो और 1 घंटे के बाद स्विच ऑफ करो, जाके मीटर की रीडिंग फिर से लो। अब जो रीडिंग आई है उसमें से पहले वाली रीडिंग को माइनस करो और आंसर अगर 1 आता है इसका मतलब आपका मीटर सही है, और आंसर अगर 1 से ज्यादा आता है तब आप कंप्लेन करो किसको, बिजली विभाग को, कि आपका मीटर सही नहीं है। तो बच्चों ये हो गई कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। अब एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी एंड कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी में रिलेशन स्टेब्लिश करने का भी क्वेश्चन आता है। क्या है? इस्टेब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन SI unit and commercial unit of एनर्जी। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, बहुत आईएमपी क्वेश्चन है, 9th में भी आता है, 10th में भी आता है। इसका सिंपल इस्टेब्लिशमेंट है बच्चों, हमने अभी बताया था 1 किलोवाट आवर का मतलब है 1 किलोवाट पावर 1 घंटे में जो एनर्जी यूज करे, दैट इज 1 किलोवाट आवर एनर्जी। अभी जो 1 किलोवाट का मतलब हो गया 1000 जूल पर सेकंड। कितना हो गया? 1000 जूल पर सेकंड। और 1 आवर में सेकंड कितने हैं? 3600 सेकंड। अभी सेकंड से ये सेकंड कैंसिल, तो जो आंसर आया 360000 जूल। देखिए 1 किलोवाट आवर इतने जूल के बराबर है। इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखें, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें, डेसिमल मान लीजिए यहां है, यहां से खिसका के लाइए, यहां कितने डिजिट इधर लाए लेफ्ट में? 1 2 3 4 5 6 डिजिट, तो अपन लिखेंगे 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू, ये आ गया 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। अगर एग्जाम में 1 नंबर का आया, व्हाट इज रिलेशन, तो डायरेक्ट दे दो 1 किलोवाट इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। और अगर ये 2 नंबर में आया या इस तरह से क्वेश्चन पूछा, एस्टेब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन एसआई यूनिट एंड कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, 1 2 3 स्टेप में करके दिखा दो ये, और 1 मार्क्स का है तो डायरेक्ट आंसर दे दो ये वाला। ओके बच्चों, इसी टॉपिक के साथ में एक टॉपिक और हमारा छोटा सा बचता है, दैट इज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। कौन सा? हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। बहुत सिंपल और आप जानते हो, हमारे घरों में अगर इलेक्ट्रिक आयरन है उसमें हम कौन सी एनर्जी भेजते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और वो कितना गर्म हो जाता है तो कौन सी एनर्जी प्रोड्यूस हो गई? हीट एनर्जी। इमर्सन रॉड पानी गर्म करने वाली हम कौन सी एनर्जी भेज रहे हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। वो हीट एनर्जी दे करके पानी को गर्म कर दे रही है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें बदल जा रही है? हीट एनर्जी में। रूम हीटर हम लोग सर्दियों में लगा देते हैं, तो हीट इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें चेंज हो रही है? किस? हीट एनर्जी। यही है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, तो व्हेन वी पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी थ्रू द हीटिंग डिवाइसेस मतलब रूम हीटर, बल्ब, इमर्सन रॉड, देन इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंज्ड इनटू हीट एनर्जी। दिस इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ current. When we pass electrical energy
through heating devices like electric iron, बल्ब, फिलामेंट वाला बल्ब, एलईडी नहीं, बल्ब, रूम हीटर, इमर्शन रॉड, एटसेट्रा। देन तब क्या होगा? When we pass electrical energy through heating devices like electric heater, electric iron, bulb, room heater, immersion rod, etc., then electrical energy is changed into heat energy। इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें बदल जाती है? हीट एनर्जी में। दिस इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। दिस इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। कभी डिफाइन आती है तो आपको ये सिंपल लिखना है, कुछ बहुत बड़ा नहीं है। जब भी हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीटिंग डिवाइस में से पास करेंगे तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें बदल जाएगी? हीट एनर्जी। इसी को हम कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। बच्चों यहीं पे एक बात छोटी सी बता दूं मैं, कि जो हीट एनर्जी को डिराइव करने के लिए फार्मूले हमको चाहिए, हीट एनर्जी को कैलकुलेट करना है तो कौन सा फार्मूला यूज करेंगे? तो बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। ठीक है, क्या है? आपने देखा एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। एनर्जी यानी हीट एनर्जी भी एनर्जी है, तो हम इसको हीट एनर्जी लिख सकते हैं। हीट एनर्जी भी हो गया पावर इनटू टाइम। और पावर के कितने फार्मूले हैं? देखिए, पावर का फार्मूला है P इज इक्वल टू V इंटू आई। अगर आप ये लेंगे तो यहां ये रख जाएगा, हीट एनर्जी इज इक्वल टू V इंटू आई इंटू टी। ये हो गया हीट एनर्जी का फार्मूला। अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस, करंट और टाइम दिया है, आप इससे हीट एनर्जी को निकाल सकते हो। दूसरा, अगर P इक्वल टू हम लोगों ने देखा है आई स्क्वायर आर, तो मैं P की जगह आई स्क्वायर आर रख दूंगा, आई स्क्वायर आर इंटू टी। हीट एनर्जी इज इक्वल टू हो गया आई स्क्वायर आर टी। थर्ड, अगर उसी से हीट एनर्जी इज इक्वल टू P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन आर भी होता है, तो P की जगह मैं रख दूं V स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। तो हीट एनर्जी के निकालने के लिए 3 फार्मूले हमारे पास हो गए। फार्मूला वही है, कुछ नहीं है, केवल P की वैल्यू मैंने उन फार्मूले से ला करके रख दिया। ठीक बच्चों, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट, एक ये भी बात आती है कई बार, हालांकि हमारे एनसीईआरटी की बुक में जिक्र नहीं है इसका, लेकिन कई बार जो 12th क्लास पढ़ाने वाले पीजीटी लोग हैं, पेपर बनाते हैं, इस बात को पूछ लेते हैं। तो यहां सिंपल सी बात है, जूल्स ने इस फार्मूले का यूज किया था आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट में अपन को 3 ला दिया था उन्होंने, मैं यहां लिख देता हूं, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। उन्होंने ये 3 बातें कही थी। क्या कही थी? हीट एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट, हीट एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस, हीट एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम। ये 3 बातें, यही लिख देंगे तो हो जाएगा। हीट एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट, heat energy is directly proportional to the resistance, heat energy is directly proportional to the time,
टेकन। यही तीनों बातें लिख देंगे तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट हो जाएगा। अब इसको शब्दों में लिख दो। अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट, हीट एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट, रेजिस्टेंस एंड टाइम टेकन। मैं लिख देता हूं। Heat energy is directly proportional to square of current, resistance and टाइम टेकन। जूल ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, उनके बेस पे उन्होंने सारा कैलकुलेशन किया था और निकाला था। हालांकि वो एक्सपेरिमेंट हमारे कोर्स में 10th क्लास में नहीं है। केवल आपको हीटिंग इफेक्ट वाला यही फार्मूला याद रखना है, हीट एनर्जी इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। इसी से सारे न्यूमेरिकल आपको करने हैं। एनसीईआरटी के बुक में यही फार्मूला गिवन है। तो बच्चों, इस चैप्टर में जितने टॉपिक थे मैंने सब कवर कर लिया। अब कल के दिन हम लोग इन टॉपिक से रिलेटेड, जैसे हम लोगों ने शुरू के 3 टॉपिक करके एक टॉपिक न्यूमेरिकल का किया, वैसे ही इन सभी टॉपिक से रिलेटेड कल हम लोग 2-2 न्यूमेरिकल कर लेंगे और चैप्टर आपका एंड हो जाएगा। आप थ्योरी पार्ट पे ज्यादा जोर दें, ये इंपॉर्टेंट है। ओके बच्चों, हैव ए गुड डे।